हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फराज खान और मैं सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज हम क्लास 10 साइंस का एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइट यानी कि प्रकाश। ये बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। इसमें आप बहुत सी नई नई बातें सीखने को आपको मिलेंगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लाइट से। लाइट क्या होती है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक टाइप की एनर्जी होती है दैट अनेबल्स अस टू सी, जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अभी आप मुझे कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर लाइट लगा रखी है। ठीक है, चाहे वो लाइट बल्ब की हो या फिर वो लाइट सन की क्यों ना हो। ठीक है, तो उस लाइट की वजह से जब वो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी सरफेस पर पड़ती है तो उसको वो विजिबल कर देती है हम सब के लिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई लाइट की। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको काम आएंगे आगे। देखते हैं, लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहली बात, लाइट जो होती है एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती है जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या समझे? लाइट जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसको ट्रैवल करने के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ठीक है। अगला है सेकंड, लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अब लाइट जो होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है। जैसे मान लीजिए लाइट जो होगी वो इस तरीके से स्ट्रेट जाएगी या तो इस तरीके से स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं ऐसे स्ट्रेट जाएगी। लाइट कोई भी मतलब इस तरीके से जिगजैग रूप में कभी नहीं जाती है। ठीक है, लाइट जाएगी तो हमेशा स्ट्रेट ही जाएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट तो ये हो गया। थर्ड, लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। लाइट के दो नेचर होते हैं, ड्यूअल नेचर को शो करती है वो। फर्स्ट नेचर वो वेव का शो करती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और सेकंड पार्टिकल। ठीक है, तो लाइट जो होती है वो वेव एज वेल एज पार्टिकल का नेचर शो करती है। फोर्थ पॉइंट है लाइट का शेडो। लाइट की वजह से शेडो भी बनता है। अब आपको दिख रहा होगा, फिर तो नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। जैसे मान लीजिए ये मार्कर ही है। ठीक है, अगर मैं इस मार्कर को लाइट के सामने रखता हूँ तो जो वॉल होगी सामने, वॉल पर इसकी कुछ इमेज दिखाई देगी, परछाई दिखाई देगी। ठीक है, उसे बोलते हैं हम शेडो। अब एक बात और जान लीजिए कि शेडो कब बनती है। शेडो तभी बनती है जब जो ऑब्जेक्ट हो वो ऑब्जेक्ट ओपैक हो। ओपैक यानी कि उसके आर पार लाइट ना जा पाए। ठीक है, अगर आर पार लाइट चली जाएगी तो वो ट्रांसपेरेंट कहलाएगा और ट्रांसपेरेंट से फिर शेडो नहीं बनती है। फिर जैसे कि हमारी बॉडी ही मान लीजिए, हमारी बॉडी जो होती है वो ओपैक होती है। हमारी बॉडी के आर पार तो कभी लाइट जाती नहीं है, इसीलिए जब हम रास्ते में चलते हैं धूप में तो हमारी परछाई में दिखाई देती है। सेम इसी प्रकार से मार्कर हुआ या पेन हुआ, पेंसिल हुई, बुक हुई। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की हमें कहीं ना कहीं पर ज़मीन पे या वॉल पर परछाई देखने को मिल जाती है लाइट की वजह से, जब उन पर लाइट पड़ती है। अगला पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। स्पीड की जो लाइट की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब जहाँ पर कोई गैस वगैरह कुछ नहीं होती है। ठीक है, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है लाइट की। वो कितनी स्पीड होती है? इट वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ और मीटर पर सेकेंड क्या होती है? स्पीड की SI यूनिट होती है। आपने क्लास में पढ़ा होगा SI यूनिट्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपको आगे भी काम आने वाली है। अगला पॉइंट है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस। जब लाइट किसी भी तरीके के सरफेस पर पड़ती है तो क्या होता है? या तो रिफ्लेक्शन होगा, या तो रेफ्रैक्शन होगा, या फिर वो लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी उस सरफेस में। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है आपका। ठीक है, ये कोई सरफेस है आपका, एक सीधी लाइन जो दिख रही है। अगर मान लीजिए लाइट यहाँ पर आई, लाइट यहाँ पर टकरा कर मुड़ गई, ऐसे आई ऐसे मुड़ गई। ठीक है, लाइट का टकरा कर मुड़ जाना किसी सरफेस से कहलाता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए सरफेस ये है लेकिन लाइट इस बार आई और इस बार इसके आर पार चली गई। ठीक है, तो क्या होगा? तो इसे हम बोलेंगे रेफ्रैक्शन। अब लाइट अगर मान लो आ रही है लेकिन लाइट इसके ना टकरा के मुड़ी ना ही इसके आर पार गई इसकी, जबकि जो ये जो सरफेस होगा इसी के अंदर एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, तो उस चीज़ को बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जब लाइट टकरा कर मुड़ जाए तो वो रिफ्लेक्शन, अगर उसके आर पार चली जाए
तो रिफ्रैक्शन। अगर उसी सरफेस में घुस जाए या फिर मान लीजिए आर पार भी ना निकले तो उसे बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन हो गया, वो लाइट जो है एब्जॉर्ब हो गई, अवशोषित हो चुकी है उस सरफेस में। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें ही होती हैं हमेशा, 3 कंडीशन होती हैं जब भी किसी भी सरफेस पर लाइट टकराती है। ठीक है, अब मैंने ओपेक के बारे में आपको बताया, ट्रांसपेरेंट के बारे में बताया कि ओपेक होना चाहिए। अगर ओपेक सरफेस होगा हमारा तभी रिफ्लेक्शन होगा, अगर ट्रांसपेरेंट हुआ तो तब तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तब रिफ्रैक्शन होने के चांस होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको रिफ्लेक्शन करना है तो रिफ्लेक्शन के लिए आपके लिए क्या क्या हो सकता है, जैसे कि मिरर हो गए। वैसे ही अगर आपको रिफ्रैक्शन करना है तो रिफ्रैक्शन के लिए वाटर हो सकता है, लेंस हो सकता है, प्रिज्म हो सकते हैं। उसी तरीके से एब्जॉर्प्शन के लिए हो सकता है, जैसे मान लीजिए फ्लीस, वूल एक्सेट्रा, जिसमें क्या है हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। आप कोई मोटे कपड़े पहनते हैं तो क्या होता है गर्मी के मौसम में उस मोटे कपड़ों में क्या होता है हीट एब्जॉर्ब होने लगती है, इसकी वजह से हमें गर्मी लगती है। और सर्दियों में भी हम इसीलिए मोटे कपड़े पहनते हैं ताकि जो भी हीट है वो उसमें कपड़ों में एब्जॉर्ब हो जाए हमें और हमारी बॉडी वार्म रहे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें तो हो गई हमारी। ठीक है, तो ये सब हमारे थे हमारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। आपको इन सब बातों को ज़रूर याद रखना है, आपको आगे कहीं ना कहीं पे ज़िंदगी में काम आती रहेंगी और एग्ज़ाम में तो काम आने ही हैं आपको। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परावर्तन। चलते हैं उसे समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे डिटेल में। तो बच्चों अब हम जानते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तन पहली बात तो। ठीक है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। यानी कि जब भी कोई लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस, जैसे कि मिरर होता है हमेशा पॉलिश्ड। ठीक है, ऐसे सरफेस से जब भी टकराता है लाइट तो वो टकरा के बाउंस बैक, यानी कि टकराया और मुड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये कोई आपका प्लेन मिरर है। ठीक है, पॉलिश का साइन हम डायग्राम से ऐसे बनाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे लाइन दिखा देगा, मतलब ये पॉलिश हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए कि डायरेक्शन थी ये आने की, टकराया और इस तरीके से ये इस डायरेक्शन में मुड़ गया। ठीक है, तो इस फिनोमेना को बोला जाएगा रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें और हैं जो जानने लायक हैं। पहली बात ये कि किसी सरफेस की तरफ जो रे आ रही होती है, एरो दिखाया गया, मतलब ये रे इस तरफ आ रही है। ठीक है, मतलब किसी सरफेस की तरफ जब कोई रे आ रही होती है तो उस आने वाली रे का एक नाम होता है। ठीक है, तो इस रे का जो नाम होगा वो होगा इंसिडेंट रे। ठीक है, जो रे सरफेस की तरफ आ रही है इंसिडेंट रे, और जो रे टकराकर मुड़ के जा रही है, यानी कि इस रे की बात कर रहे हैं हम, इसका नाम पड़ जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे को हम हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण और रिफ्लेक्टेड रे को हिंदी में बोलते हैं हम परावर्तित किरण। ठीक है, अब यहाँ कहीं हम बीच में नॉर्मल बना सकते हैं, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल वो होता है जो कि सरफेस के साथ में, किसी सतह के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये जो मैंने लाइन बनाई है डॉट डॉट करके, ये इस सरफेस के साथ में 90 का एंगल बना रहा है, इसको बोल सकते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब जो इंसिडेंट रे थी और ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी, ये दोनों की दोनों रेस इस नॉर्मल के साथ में कुछ एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो इस रे ने इस नॉर्मल के साथ में ये एंगल बनाया और इस रिफ्लेक्टेड रे ने इस नॉर्मल के साथ में मान लीजिए ये एंगल बनाया। ठीक है, अब इनके नाम क्या हो जाएंगे, जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ में उसे बोलेंगे हम इंसिडेंट एंगल। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल। और जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रही है उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल। अब बात करते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। ठीक है, रिफ्लेक्शन के नियम क्या होते हैं और कितने होते हैं। तो नियम तो होते हैं 2। ठीक है, बहुत आसान से नियम में देखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मैंने आपको ये बात पहले इसलिए बताई क्योंकि इस नियम में पहले से ही लिखा हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आपको समझ नहीं आ पाता है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा इस पहली लाइन के अनुसार, जो कि फर्स्ट लॉ है।
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल आई बराबर लिख सकते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और एंगल आर लिख सकते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल आई का मतलब होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर का मतलब होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि इस लॉ के अकॉर्डिंग एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। ठीक है, ये बात आपको गांठ बांध लेनी है कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा जब रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तब। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ इसे समझते हैं हम इस डायग्राम की मदद से। ये एक पॉलिश सरफेस है। ठीक है, अब एक ये रे है जो आ रही है। ठीक है, जो रे आ रही है उसको क्या बोलेंगे, जो हमने यहाँ पढ़ा है इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बोलेंगे। ठीक है, और ये रे जो है, ये जो लाइन डॉट करके लाइन बनाई है मैंने, इसको बोलेंगे हम नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल। जो मैंने आपको यहाँ बताया नॉर्मल क्या होता है, जो कि किसी सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जो कि ये बना रहा है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब एक ये रे है जो मुड़ के जा रही है, इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है, एंगल तो बाद में बनेगा। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, बीच में हो गया नॉर्मल। ठीक है, अब ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ में ये एंगल बनाएगी, इसको बोल देंगे हम एंगल आई। एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि इंसिडेंट एंगल बोल सकते हैं। उसी तरीके से ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसने नॉर्मल के साथ में ये एंगल बनाया, इसको नाम दे दिया हमने एंगल आर। एंगल आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल। हिंदी में आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। ठीक है, तो फर्स्ट नियम में क्या था कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये जो एंगल है, मान लीजिए वो 30 है, माना कि 30 है, तो अगर ये एंगल है 30 है तो ये भी ऑटोमेटिक 30 होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि 30 बराबर 30, क्योंकि एंगल आएगा 30 तो एंगल आर भी 30 ही हो जाएगा। अगर 40 है तो 40, 45 है तो 45 एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड लॉ की। बात करी गई इसमें द इंसिडेंट रे यानी कि ये वाली रे, द रिफ्लेक्टेड रे यानी कि ये वाली रे जो मुड़ के जाती है, एंड द नॉर्मल यानी कि ये बीच का हिस्सा जो कि 90 का एंगल बनाता है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट की बात हो रही है जहां पर इंसिडेंस हो रहा है, यानी कि जहां पर ये तीनों पॉइंट मिल रहे हैं ना, यहीं पर तो आगे इंसिडेंस हो रहा है। तो इस पॉइंट पे ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन, इस पॉइंट पर आकर ये तीनों चीज़ें, ये तीनों रे जो है ना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन में होती हैं। क्या होती हैं, सेम प्लेन में। ठीक है, तो ये दो लॉज हैं जो कि बहुत ज़रा आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है यहाँ तक तो आपको। ठीक है, थोड़ी बहुत आपको दिक्कत होगी जब आप आगे बढ़ेंगे हम रे डायग्राम्स की तरफ में। इससे पहले के जो भी टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़रा ईजी हैं और बहुत ज़रा इंटरेस्टिंग भी है, आपको ज़रूर मज़ा आएगा जानने में। तो बने रहिए वीडियो के साथ में और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आपको बहुत काम आने वाली है आगे की टॉपिक। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो इसके टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और जानते हैं इमेज के बारे में। इमेज क्या होती है, कैसे बनती है, कब बनती है। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे। तो बच्चे लोग अब हम जान लेते हैं कि इमेज क्या होती है, कब बनती है, कैसे बनती है। तो इट इज़ अ पॉइंट, इमेज जो होती है वो एक पॉइंट होता है वेयर एटलीस्ट 2 लाइट रेज एक्चुअली मीट। ठीक है, अब हमने पिछले स्लाइड में जाना था कि रेज जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक तो इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्टेड होगी वगैरह। ठीक है, तो जब कभी भी कम से कम 2 रेज, ठीक है, आपस में मिल रही हों, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जा रही हों, तब ही वो वहाँ पर इमेज बन पाएगी। जैसे मान लीजिए एक रे ऐसे जा रही है, एक रे ऐसे आ रही है, यहाँ कट गया तो यहाँ बन गई इमेज। ठीक है, ये आपको और अच्छे समझ में आ पाएगा जब हम आगे डायग्राम्स बनाएंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हम यहाँ पे अभी किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और किस तरीके से इमेज बनती है। ठीक है, जब भी बस ये समझ लीजिए कि जब भी 2 रेज आपस में एक दूसरे को काट के जाती हैं, इंटरसेक्ट करके जाएंगी, तो इमेज बन जाएगी। अब इमेज सॉरी, अब जो लाइंस होती हैं वो एक्चुअल भी हो सकती हैं, जो रेज होती हैं वो
असलियत में मिल रही हो या फिर हमें सिर्फ लग रहा हो कि वो मिल रही है लेकिन रियल में ना ऐसे ना हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है टू रेज एक्चुअली मीट या फिर अपीयर टू मीट, या तो असलियत में वो रेज मिल रही हो या फिर हमें लग रहा हो कि वो मिल रही है लेकिन रियल में वो मिल नहीं रही होती, हमें सिर्फ लगता है, यानी कि वो वर्चुअली होती है। तो उसी हिसाब से इमेज को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट है रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब, सेकेंड है वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब। जानते दोनों के बारे में। फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, रियल इमेज तब बनती है जब एक्चुअल में दो या दो से ज़्यादा लाइट रेज मिलती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, तब बनती है रियल इमेज। और ये बनती है कब, व्हेन फॉर्म्ड लाइट रेज अपीयर टू मीट, जब सिर्फ ऐसा लगता है कि दो लाइट रेज मिल रही हैं लेकिन असलियत में नहीं होता, तब बनती है वर्चुअली इमेज। ठीक है, अब ये सोच रहे होंगे कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी इमेज रियल है वर्चुअल है, डायग्राम से, तो वो भी आपको आगे पता लगने वाला है, फिक्र मत करिए। ठीक है, अगला पॉइंट है कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ला सकते हैं और इस वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ला सकते। थर्ड है इन्वर्टेड यानी कि उल्टी, रियल इमेज जब भी बनेगी उल्टी ही बनेगी। ठीक है, और वर्चुअल इमेज जब भी बनेगी वो हमेशा सीधी बनेगी, मतलब जैसी चीज़ है रियल में सीधी दिखाई देगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर मैंने ऐसे रखा हुआ है अभी सीधा, अगर इमेज बन रही है रियल तो ये हमें दिखाई देगा ऐसे, और अगर वर्चुअल बनेगी तो अगर ऐसा है तो ऐसा ही दिखाई देगा, अगर ऐसा है तो ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बात हो गई इन्वर्टेड मतलब उल्टा और इरेक्ट मतलब होता है सीधा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ये इमेज फाउंड ऑन कैमरा स्क्रीन, यानी कि जब रियल इमेज होगी, जैसे कि मान लीजिए कैमरा के स्क्रीन पे जो हमें इमेज दिखती है ना, जब हम कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो वो रियल इमेज होती है क्योंकि उसे हम स्क्रीन पर ला पा रहे हैं। लेकिन जब हम कॉन्वेक्स या फिर प्लेन मिरर का इस्तेमाल करके जो इमेज बनाते हैं या बनती है जब कभी ऑटोमेटिकली, तो वो इमेज हमेशा वर्चुअल होती है क्योंकि उसको हम कभी भी स्क्रीन पर नहीं ला सकते हैं। ठीक है, हम आगे अब इन्हीं मिरर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ पाएगा कि मिरर्स कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, और इससे पहले अगर यहाँ बात इमेज की चली रही है तो हम इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं इमेज के बारे में जब भी इमेज कहीं पर बनती है, फॉर्म्ड होती है तब, तो उसे जानेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पर डायग्राम की हेल्प से। तो बच्चों अब हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं कि किसी भी इमेज के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि वो शो करती है। जैसे कि यहाँ पर ये मैंने प्लेन मिरर बनाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज बाय प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, तो ये जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये ए बी, ये आपका ए बी, और कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट ये भी हो सकता है या कोई इंसान, कुछ भी मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी। अब एक रे मैंने सीधी भेजी, ठीक है, तो प्लेन मिरर से टकरा के वो उसी डायरेक्शन में लौट गई। ठीक है, ऐसे गई, ऐसे लौट के आ गई, और अब मैंने एक रे इस तरह भेजी मैंने, तो टकरा के ऐसे मुड़ गई, यहाँ बना एंगल आर, यहाँ बना एंगल आर। ठीक है, लेकिन हमने पीछे पढ़ा है कि इमेज कब बनती है, इमेज तभी बनती है जब दो रेज आपस में जुड़ती हैं, मिलती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो ये रे इस तरफ निकलती चली जा रही है और ये रे इस तरफ निकलती हुई चली जा रही है, तो ये रेज इस साइड में तो कभी भी मीट नहीं कर पाएंगी, मिल नहीं पाएंगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस रे को पीछे बढ़ाएंगे वर्चुअली। ठीक है, और इसको ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये कट करती हैं और इसको हम इससे, ये जो लाइन है इस लाइन को बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, वो आप आगे समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है। ठीक है, लिख दिया, इसका नाम लिख दिया हमने ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इमेज। ठीक है, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रखा और मिरर के पीछे बन गई हमारी इमेज। अब ये जो हमने इमेज बनाई है, ये इमेज डॉट 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 करके बनाई है, क्योंकि यहाँ पर तो इस साइड पे ये दो रेज आपस में कहीं मिलती नहीं, तो इसलिए हमें मजबूरन सिर्फ दिखाने के लिए इसको ऐसे करना पड़ा है। इसीलिए इस टाइप की इमेज को बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी डॉट 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 के रूप में इमेज बनती हुई दिखाई दे, मतलब कि वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि रियल इमेज कैसे पहचानेंगे, वर्चुअल इमेज कैसे पहचानेंगे। अगर
फुल लाइन बनी हो और वो कट कर रही हो तो रियल इमेज बनेगी हमेशा, और अगर डॉट 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 करके बनेगी इमेज तो वो वर्चुअल इमेज ही होगी। ठीक है, अब इस इमेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर हो सकते हैं वो देखते हैं। उसे जानने से पहले इस मिरर से लेकर जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कहलाता है हमारा स्मॉल यू। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से इसी मिरर से जहाँ इमेज बनी है वो डिस्टेंस कहलाता है हमारा v, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं। जो इमेज बनी है कैसी बनी है, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इमेज बनी है, वर्चुअल लिखा है। अब हमने पीछे पढ़ा था कि वर्चुअल इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, और ये इरेक्ट बन भी रही है। इरेक्ट का मतलब है सीधी, अगर इस लाइन के ऊपर बनती है मतलब सीधी, नीचे बनेगी तो मतलब उल्टी है। ठीक है, वर्चुअल है तो ऑटोमेटिकली सीधी बनी ही और बननी भी चाहिए। सेकेंड है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना साइज ऑब्जेक्ट का था उतना ही साइज इमेज का भी आता है। अगर आप इसे स्केल से नाप के बनाएंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। यहाँ तो हमने अंदाजन बनाया है। ठीक है, बिना नापे। इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इमेज कहाँ बनी है, मिरर के पीछे बनी है, बिहाइंड बनी है। तो थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट हो गया लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है वो हम यहाँ समझेंगे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट तो ये हो गए। अब हम समझते हैं कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। अगर मान लीजिए ये आपका एक वर्ड लिखा हुआ है एम्बुलेंस। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट मान लीजिए। अब जब इसकी इमेज बनेगी, ठीक है, तो इमेज जो होगी ना, इमेज में जो कि ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड, तो जो राइट साइड है वो दिखेगी लेफ्ट साइड पे, और जो लेफ्ट साइड है वो दिखेगी आपको राइट साइड की तरफ। यानी कि जैसे ये है, इसे मानिए राइट साइड, इसे मानिए लेफ्ट साइड। ठीक है, तो जब इमेज बनेगी तो वो इमेज हमें ऐसे दिखाई देगी। जो राइट में था वो लेफ्ट में आ गया, जो लेफ्ट में था वो राइट में पहुंच गया। ठीक है, इसी वजह से जो एम्बुलेंस की गाड़ियाँ होती हैं वो एम्बुलेंस को इस तरीके से लिखवाती हैं ताकि जो गाड़ियाँ उनसे आगे चल रही हैं उनके जो मिरर लगे हुए हैं उनको बोलते हैं रेयर व्यू मिरर। उस मिरर में जो इमेज बने वो इसकी सीधी बने, क्योंकि लेटरल इन्वर्जन की वजह से वो चीज़ हमें उल्टी दिखाई देगी। जो पार्ट राइट में वो लेफ्ट में दिखाई देगा, और जो पार्ट लेफ्ट में वो पार्ट में राइट में दिखाई देगा। तो इसलिए ये चीज़ हमें इस तरीके से साफ साफ दिखाई पड़ जाती है मिरर्स में, और हम फिर उसको जगह दे देते हैं ताकि वो एम्बुलेंस आगे बढ़ सके। ठीक है, तो ये तो पार्ट होता है हमारा लेटरल इन्वर्जन, यानी कि ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पार्ट राइट साइड दिखाई देता है इमेज में, और ऑब्जेक्ट का राइट पार्ट इमेज में लेफ्ट साइड में दिखाई देता है। ये हो गया लेटरल इन्वर्जन। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं जब भी इमेज बनेगी। कि फर्स्ट पॉइंट, इमेज किस टाइप की है, रियल है या वर्चुअल है, फिर सीधी है या उल्टी है, फिर इमेज कहाँ बन रही है, और इमेज छोटी है या बड़ी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। समझे? तो ये कुछ पॉइंट्स आपको बताने हैं जब भी इमेज आप बनाएंगे किसी भी रे डायग्राम से। तो आशा करता हूँ आपको इतना पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं मिरर्स के बारे में। मिरर्स कितने टाइप्स के होते हैं जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जो कि होते हैं 2 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से। और मिरर में कौन कौन से मेन पॉइंट्स होते हैं जिनको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्या क्या नाम होते हैं, किस तरीके से रे डायग्राम बनता है, वो सब हम जानेंगे आगे स्लाइड पे। चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे। तो बच्चों लोग अब हम जान लेते हैं मिरर्स के बारे में। मिरर्स को हम हिंदी में बोलते हैं दर्पण। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट आता है स्फेरिकल मिरर, यानी कि गोल मिरर जो होते हैं। कैसे होते हैं? वो मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ मतलब वो सरफेस जहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होता है, यानी कि मुड़ा हुआ होता है। ऐसे मिरर्स को बोलते हैं हम स्फेरिकल मिरर्स। और स्फेरिकल मिरर से ही मिलके टूट के मतलब कट के बनते हैं हमारे 2 मिरर्स, जो कि होते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, जो कि आपके सिलेबस में है। आपको इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है अच्छे से। तो कॉनकेव मिरर का शेप जो होता है वो इस तरीके से होता है, यानी कि उल्टा सी बोल सकते हैं। कॉन्वेक्स यानी कि सीधा सी। समझे? कॉनकेव का शेप उल्टा सी होता है, कॉन्वेक्स का शेप होता है सीधा सी। इसको हिंदी में बोलते हैं हम अवतल दर्पण, इसको हिंदी में बोलते हैं हम उत्तल दर्पण। ठीक है, और ये जो लाइन दिखाई है मैंने, ये हमेशा सरफेस के राइट साइड में करनी है, राइट साइड में करनी है। ठीक है, पॉलिश होती है। अब ये जो सरफेस है, ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है हमेशा जो ऑब्जेक्ट होगा,
चाहे दोनों में से कोई सा ही मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में ही रखा जाएगा, ठीक है। अब चाहे इमेज कहीं भी बने उसकी, लेकिन इमेज को ऑब्जेक्ट को हमें इसके लेफ्ट साइड में ही रखना होता है। तो लेफ्ट साइड के हिसाब से जो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये कर्व पार्ट, ये है आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस इसमें, और इसमें कर्व पार्ट इस तरीके से है, तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, समझे। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिया गया, इसको बोला गया है मिरर फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला मिरर के लिए नाम हो गया मिरर फॉर्मूला। क्या दिया हुआ है, 1/f इक्वल टू 1/v यहाँ आएगा प्लस 1/u, ठीक है। ये आपका हो गया फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, जिसको आप न्यूमेरिकल्स में लगाएंगे, ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को। अब f का मतलब क्या है, f का मतलब यहाँ पे है फोकल लेंथ। क्या नाम है, फोकल लेंथ, जो कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको अच्छे से समझा दूंगा मैं क्या होती है। v का मतलब होता है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, आगे दोबारा से बताऊंगा। v मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, u मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तीन चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। कोई भी दो चीज़ आपको दी जाएंगी और एक चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी मिरर्स की। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। इन मिरर्स पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, जो कि हमें पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए कि इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, रेस किस तरीके से ट्रैवल करती हैं जब भी हमें रे डायग्राम बनाना होता है तब। तो वो सीखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो बच्चों लोग, अब हम जानते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है या कुछ पॉइंट्स मिरर के बारे में, जो कि पॉइंट हर मिरर में होते हैं, ठीक है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, ठीक है। ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ये पॉइंट सेम रहेंगे दोनों में, कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको P दिखे, P मतलब वो है पोल, C मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल F मतलब होता है फोकस पॉइंट, कैपिटल R मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्मॉल f मतलब होता है फोकल लेंथ, स्मॉल v मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, मतलब पोल से इमेज के बीच का डिस्टेंस, u होता है पोल से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, और mn जो कि ये लिखा हुआ है mn, ये होता है अपर्चर यानी कि मिरर का डायमीटर। अब यहाँ पर मैंने बड़ा सा डायग्राम बनाया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए, जो मैं इस सब चीज़ों को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि ये चीज़ें कहाँ पर होती हैं, ठीक है। अब पोल कहाँ होगा, जो भी मिरर होगा उसके बीच का जो पार्ट होगा, पॉइंट लगा होगा, पोल है वो। अब फर्स्ट बात करते हैं, इस सीधी जो लाइन गई है, ये सीधी लाइन, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को तो हम बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जो सीधी लाइन जाती है इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान रखिएगा। अब इसी लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, PBC के ऊपर है, FBC के ऊपर है, C पॉइंट भी इसके ऊपर है, ठीक है। कैपिटल F को बोलते हैं फोकस पॉइंट, P को बोलते हैं पोल, C को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट तो स्टार्टिंग में दे दिए गए, पता चल गए हमें। अब बात आती है यहाँ से R से। R तो यहाँ पर कहीं पे है नहीं। R क्या होता है, R जो होता है वो होता है इस C से P तक के बीच का डिस्टेंस, ये R यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। जितने भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं मिरर्स में, वो P से ही डिस्टेंस से मेजर करते हैं, ठीक है ना, मतलब P से लेकर जिस चीज़ को मेजर कर रहे हैं वहाँ तक का डिस्टेंस, तो P से लेकर C तक के बीच का डिस्टेंस कहलाता है R, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी तरीके से F से लेकर P तक के बीच का डिस्टेंस कहलाता है हमारा फोकल लेंथ। क्या कहलाता है, फोकल लेंथ यानी कि स्मॉल f, समझे। C से P का डिस्टेंस कैपिटल R यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पॉइंट F से पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस कहलाता है स्मॉल f यानी कि फोकल लेंथ, ठीक है। अब बचे हमारे ये वाले पॉइंट, V बचा, U बचा। VU को बाद में बता जब मैं एक डायग्राम आ गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हमने कोई हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं AB, नाम दे दिया हमने AB। अब हम यहाँ पर सीखते हैं कि किस तरीके से आपको रे डायग्राम बनाना है जब बनाने के लिए आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रे यहाँ से बिल्कुल सीधी भेजते हैं, सीधी मतलब पैरेलल, किसके, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे जाती है, इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। एक पैरेलल रे भेजी हमने प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि यहाँ पर टकराएगी। अब टकराने के बाद में
रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि रे मुड़ेगी। रे कहाँ मुड़ेगी लेकिन इसका एक रूल होता है। रूल क्या कहता है, जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो हमेशा पॉइंट एफ से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? पॉइंट एफ से होकर। अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से डायग्राम दिखाई दे सके जो मैं लाइनअप खींचने वाला हूँ। ठीक है, अब ये जो रे है पैरेलल आई है तो इसको हमें पॉइंट एफ से गुजारना है। पॉइंट एफ यहाँ पर है तो हम क्या करेंगे, हाथ से नहीं बनाना डायग्राम को, आपको डायग्राम बनाना है स्केल से। मान लीजिए स्केल है, ये स्केल यहाँ से आपको ऐसे रख के एफ से गुजार देनी है ये रे, और डायरेक्शन दिखा दिया आपने ये। ठीक है, यहाँ पर आई ऐसे टकरा के एफ से होकर चली गई, समझे। अब अगला जो रे हम गुजारेंगे यहाँ से गुजारेंगे तो वही सेम बात पड़ेगी। तो अब हमें कोई अलग डायरेक्शन चुननी पड़ेगी। अब वो अलग डायरेक्शन चुनेंगे हम क्या, अगर हम मान लीजिए सी से गुजारते हैं, सी करो जान लीजिए, अगर हम किसी भी रे को पॉइंट सी से होकर गुजारते हैं, सी से ऐसे जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सी से ही वापस लौट जाएगी। ठीक है, अगर हम किसी भी रे को पॉइंट सी से यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद सी से ही वो वापस लौट जाती है। ये होता है सी का रूल। ठीक है, और अगर पैरेलल आती है तो एफ से होकर जाएगी, या फिर अगर मान लीजिए कोई रे एफ से होकर जाए तो वो बाद में पैरेलल हो जाएगी, यानी कि इस चीज़ का ठीक उल्टा, समझे। अब मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया जब भी दो या दो से ज़्यादा रेस, कम से कम दो रे होनी चाहिए जब वो एक दूसरे को कट करेंगी। तो यहाँ पर देखिए, एक रे ये गई, एक रे ये गई, यहाँ पर हो गया कट। ठीक है, यहाँ पर कट कर दिया दोनों रे को आपस में एक दूसरे को, तो यहाँ बन गई हमारी इमेज और इसको हम इस प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देंगे। तो ये बन गई हमारी इमेज, इसका नाम रख देते हैं हम ए डैश बी डैश। ठीक है, जहाँ पर दोनों रेज ने काटा वो हमारी बन गई इमेज। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे ये 2 पॉइंट रह गए थे ना, वी और यू। अब वी और यू आपको दिखाते हैं कि कहाँ कैसे कैसे बने। वी का मतलब है डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज कहाँ बनी है? इमेज ये बनी है। अब मैंने आपको बताया जितने भी डिस्टेंस हम नापेंगे, मेजर करेंगे, वो कहाँ से नापेंगे? पोल से। तो P से इस इमेज के बीच का डिस्टेंस, तो इमेज बनी है यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, P तक का डिस्टेंस जो होगा वो कहलाएगा V। उसी तरीके से यू हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, पोल हमारा यहाँ पर है, यानी कि ये चीज़ हो गई हमारी यू। पोल से इस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस यू कहलाया। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर है? अच्छे से आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर कुछ भी पॉइंट आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपको इतनी बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम आएगी फिर डायग्राम ड्रॉ करने में। ठीक है, P आपको पता चल गया पोल होता है जो कि मिरर के ठीक बीचों बीच होता है। C होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, F होता है फोकस पॉइंट, R होता है C और P के बीच का डिस्टेंस जिसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्मॉल f होता है F और P के बीच का डिस्टेंस जिसे बोलते हैं हम फोकल लेंथ, V होता है इमेज और P के बीच का डिस्टेंस यानी कि स्मॉल v, और U होता है ऑब्जेक्ट और P के बीच का डिस्टेंस यानी कि स्मॉल u। ठीक है, इतनी बात आपने जान ली। अब एक बात जाननी और रह गई है कि ये जो हमने पॉइंट F और पॉइंट C ये लिखे थे, ये हमने अपने अंदाज से नहीं लिखे कि हमने कहीं पर भी पॉइंट बना दिए, नहीं। इन पॉइंट्स को आपकर नाप कर बनाना है। ठीक है, अब वो नाप आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि P से लेकर F का डिस्टेंस मैंने माना है 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर का है डिस्टेंस F और P के बीच का। ठीक है, तो अब F से C के बीच का डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए? यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, F से C का डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि जितना डिस्टेंस P से F का होगा उतना ही डिस्टेंस F से C का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये 3 है तो ये भी 3, और मिलके बन जाएगा वो P से लेकर C तक का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप 2 मानते हैं तो ये भी 2 माननी पड़ेगी, ये 1 मानते हैं तो आपको ये भी 1 सेंटीमीटर ही माननी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको इतनी बातों का ध्यान रखना है जब आप रे डायग्राम बनाएंगे, चाहे आपको सिचुएशन कंडीशन कोई सी भी दी गई हो, लेकिन आपको इसी चीज़ को फॉलो करना जो मैंने आपको यहाँ बताई है कि P और F को जो भी डिस्टेंस आपने लिया है वही डिस्टेंस आपका F और C के बीच का होना चाहिए। ठीक है,
अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक फॉर्मूला आपको दिया गया है यहाँ पर ये कि R बराबर होता है 2F। R जो है वो C और F के बीच का P का डिस्टेंस होता है, तो वो बराबर है F के डबल के। F का डबल तो हो ही गया ना, क्योंकि मान लीजिए F अगर इतना है और यहाँ भी इतना आ रहा है, तो R जो हो गया डबल तो हो गया, 3 का डबल 6, 2 है 2 का डबल 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम F की वैल्यू निकालना चाहें तो F की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, F की वैल्यू हो जाएगी R/2, ठीक है, जो कि इसी पोर्शन से आई है, क्योंकि हमें ये दोनों डिस्टेंस बराबर लेने हैं हमेशा। अगर आप डिस्टेंस आगे पीछे ले लेते हैं, कम ज़्यादा ले लेते हैं, तो आपके डायग्राम में मिस्टेक हो जाएगी, पोजीशन पे ठीक इमेज नहीं आ पाएगी आपकी, जो कि आपको सेम पोजीशन पे चाहिए होती है, समझे। तो इतना पार्ट आपको क्लियरली समझना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया भी होगा, और फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गया तो ज़रूर मुझसे पूछे कमेंट सेक्शन में। और ये 2 आपके फॉर्मूले हो गए मिरर के लिए, ठीक है। इसके बाद और भी फॉर्मूले आएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से जितना मैंने पढ़ाया, आपको समझाया, ज़रूर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और जिन जिन लोगों ने वीडियो पूरी देखी है उनके लिए थैंक यू सो मच, ठीक है, और जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए भी थैंक यू सो मच, ठीक है। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम जल्दी मिलेंगे आपको इस वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे रे डायग्राम्स के बारे में, कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में किस तरीके से रे डायग्राम्स बनाए जाते हैं, ठीक है, और क्या क्या सिचुएशन रहती हैं उनको बनाने के लिए। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।